हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे स्वरों के क्लासिफिकेशन की वजह से वर्णों का जो वर्ण है, जो व्यंजन आते हैं उसके अंदर स्वर आते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन होता है, क्या संख्या है, क्या काउंटिंग है। तो टोटल आज इन सबको अपन देखेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अब तक क्या कहते हैं, हमने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी, लाइक हमने क्या कहते हैं माहेश्वरी सूत्र पढ़ा, हमने प्रत्याहार बनाना सीखा, हमने देखा कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, कैसे प्रत्याहार बनाओगे तो लोप संज्ञा क्या होता है, किस किस वर्ण का लोप होता है। और हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन आपके सामने देखी। तो कुछ बातें ध्यान रखनी है, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, जो बृहस्पति परंपरा थी, उसके बाद माहेश्वरी परंपरा आई, स्टार्टिंग दोनों की ब्रह्मा से हुई थी। इसमें 14 अक्षर ऐसे होते हैं, तो कहते हैं इनके लास्ट में सर्कल लग रहा है, इनकी आप इत संख्या कर दोगे, इनको अपने सूत्र के अंदर नहीं लिखोगे। पर उन्होंने कहा इस सूत्र को याद कर लेना है। और प्रत्याहार के लिए मैंने आपको इस सूत्र का रेफरेंस बताया कि अच है तो चाको, चा के नीचे अगर गोला का यहाँ पर ये हलंत लग रहा है, जिस वजह से यहाँ पर चा का लोप हो गया, क्रॉस लग गया या नहीं लिखा। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिसपे हमारी क्या कहते हैं रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जूम पर चलती हैं हमारी रेगुलर क्लासेस। और जो क्या कहते हैं कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, तो वो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग की फॉर्म में हमारे ऐप पर डल जाती है, यानी आपकी जो क्लासेस होंगी किस पर होंगी, जूम पर होंगी। और जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो हमारे ऐप पर, बीइंग डॉक्टर ऐप पर होंगे। ठीक है। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर अब हम हमारा अब तक का जो मिस हो गया वो किस पर आएगा। तो ध्यान रखेंगे वो आपको किस पर आएगा, आपके बीइंग डॉक्टर ऐप पर आएगा। कोई भी समस्या हो ऐप का रिलेटेड, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8630838731 पर। बाकी बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए हमारी रेगुलर क्लासेस शाम को जो चलती हैं लगभग 5:30 से 7 बजे तक, लगभग एक दिन में उसकी 2 क्लास रहेंगी, 2 क्लास। ठीक है, 2 क्लास रहेंगी। सारा कुछ मैनेजमेंट हमारी तरफ से रहता है, आप सब बेफिक्र रहिए। नोट्स वगैरह सब कुछ हमारे रहते हैं। नोट्स फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, नोट्स फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। ठीक है, सबके लिए नोट्स रहती हैं। उसके अलावा डेली ओरल टेस्ट होता है क्लास में। उसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, अगर आप कुछ डाउट पूछना है तो डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, फ्री डेमो लेक्चर अवेलेबल है। तो एक बार आप ऐप डाउनलोड करें, उसके ऐप डाउनलोड करने का कोई भी चार्ज नहीं है, कम से कम एटलीस्ट ट्राई करके देखें। आगे बात करते हैं, आइए आज के टॉपिक पर। आज बात करेंगे वर्णों का क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन कोशिश करूंगा कठिन ना हो, कठिन ना हो। देखिए जनरली क्या कहते हैं, हम जो बात कर रहे हैं अपने मैसर सूत्र की, इसको क्या कहते हैं एक नाम और दिया जाता है पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र मतलब पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू वादन के लिए डमरू वादन से इसको हासिल किया था, इसलिए नाम पड़ जाता है पाणिनि है। तो देखिए जो पाणिनि है, इन्होंने बताया कि वर्ण कितने होते हैं, 63 या 64। मतलब देखिए अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रही है कि सर एक बात कहिए, या तो 63 कहिए या 64 कहिए। तो देखिए 63 64 दोनों ही काउंटिंग सही है। डिफरेंस आता है जब आप लिरी में जाएंगे, लिरी लिरी में डिफरेंस जाएंगे तो इसकी प्लुत या ह्रस्व फॉर्म में डिफरेंस आता है। सर ये प्लुत का मतलब क्या है, ह्रस्व का मतलब क्या है, दीर्घ का मतलब क्या है। ठीक है। तो अगर मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ, तो एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा। जो छोटा है दैट इज द ह्रस्व, और जो बड़ा है डेट इज द दीर्घ। पहले रस और दीर्घ समझ लेते हैं। उसी के अलावा जो छोटी ई है, छोटा ऊ है, मतलब जितनी छोटी छोटी चीजें हैं वो सब इसमें आती हैं, रस्म में आती हैं। और जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी, मतलब ये सब जितनी भी बड़ी आती हैं, मतलब जितनी बड़ी हैं, बड़ी बड़ा ऊ, और कहते हैं बड़ा आ, मतलब जितने भी बड़े बड़े आइटम है सब किसमें आते हैं, दीर्घ में, यानी छोटा रस के अंदर, बड़ा दीर्घ के अंदर। तो रस और दीर्घ को समझ में आ गया हो कि अगर छोटा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रस्व आ। छोटा नहीं बोलेंगे, हम बड़े हो गए उसको छोटा ना बोल के क्या बोलेंगे, रस्व आ। कोई बड़ा है तो बड़ा आ नहीं बोलेंगे, जैसे आम के अंदर बड़ा आ होता है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, आप बड़ा आम नहीं, बड़ा आ नहीं बोलेंगे, इसके अंदर क्या बोलेंगे, दीर्घ आ है इसके अंदर, क्या है, दीर्घ आ। ठीक है। अब देखिए प्लुत क्या होता है, जैसे हम किसी को आवाज लगाते हैं, कोई हमसे बहुत दूर खड़ा है, कोई मेरे से बहुत दूरी पर खड़ा हुआ है, तो मुझे अगर उसको बुलाना है तो मैं किस तरीके से बुलाऊंगा, तो कहते हैं श्याम, इस तरीके से थोड़ा मतलब ट्यून में, मतलब तो जो लास्ट में जो माँ है, इसके लास्ट में ना जाने मैंने कितने सारे आ ऐड कर दिए, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, प्लुत। कौन सी हो जाएगी, प्लस फॉर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने क्या करा, एक नहीं दो नहीं, यानी ना जाने कितने आ ऐड कर दिए। तो जैसे लिख भी रहा है, रस्व मतलब एक मात्रिक, एक मात्रिक यानी जिसके अंदर सिर्फ आ एक बार आ रहा हो। दीर्घ मतलब दो मात्रिक, जिसके अंदर जो आ है 2 बार आ रहा है। देखिए अगर रस्व आ और रस्व आ मिल जाता है तब जाकर के दीर्घ आ बनता है। यही मतलब होता है कि इसके अंदर 2 आ है, एक तो आ और दूसरा आ का डंडा। ये आ का डंडा भी अपने आप में इस आ को ही शो करता, इस वाले आ को यानी रस्व आ को ही शो करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्लुतो में क्या कह रहा है, त्रिमात्रिक स्वर, इसके अंदर त्रिमात्रिक स्वर यानी जो आ है वो 3 बार है, अगर देखा जाए तो इस तरीके से।
जिसमें मतलब श्याम, इस तरीके से मतलब जब हम बुलाते हैं किसी को, कोई वस्तु हमसे दूर पर स्थित है या कोई प्राणी हमसे, कोई मनुष्य हमसे दूर पर खड़ा हुआ है, तो जब हम उसको बुलाते हैं तो हम लंबी आवाज दे करके, लंबा स्वर दे करके, तब वहां जाकर के प्लुत स्वर आता है, तब वहां जाकर के प्लुत का यूज होता है। तो ध्यान रखेंगे, रस्व मतलब छोटा वगैरह के लिए यूज होता है, दीर्घ मतलब बड़ा द्वयमात्रिक, और प्लुत मतलब त्रिमात्रिक, कोई दूर वगैरह खड़ा है तो उसको बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए आप लास्ट में थोड़ा खींच देते हैं मीटर को, डेट इज द प्लुत। ये समझने के लिए कोई ऐसे इनके डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, समझने के लिए होता है कि कोई आपसे नहीं पूछेगा रस्व की परिभाषा लिखो 2 नंबर में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई परिभाषा कहीं क्या कहते हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं रस्व के लिए एक मात्रिक स्वर है। फिर आप एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए ब्रैकेट में आ, मतलब सिर्फ इतना ही है, जो भी कुछ है इसके बारे में सिर्फ इतना ही अगर आप लिख देंगे, मोर देन इनफ है, इतना भी नहीं लिख पाते बच्चे। तो अब करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्वर 21 या 22 बताए गए। सर 21 या 22 क्यों बताए गए हैं? तो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि स्वर की संख्या 21 या 22 कैसे होती है, कैसी संख्या वेरिएट कर रही है, कैसी संख्या डिफरेंशिएट हो रही है। तो ऊपर लिख रहा है आ, ई, उ और रे, ऋषि। तो देखिए 4 है ये, 1 2 3 4। इन चारों की रस्व भी पॉसिबल है, दीर्घ भी पॉसिबल है, प्लुत भी पॉसिबल है। ये फॉर्म्स होती हैं, मतलब जो आ है ये रस्व की फॉर्म में भी आता है छोटा, दीर्घ की फॉर्म में भी आता है बड़ा, और प्लुत की फॉर्म में भी आता है एक, यानी ए 3 आ 3 बार, ठीक है। तो इस तरीके आप ध्यान रखेंगे, आ की 3 फॉर्म पॉसिबल है, उसी तरीके से ई की 3 फॉर्म पॉसिबल है, ऊ की भी 3 फॉर्म पॉसिबल है, और ऋषि की भी 3 फॉर्म पॉसिबल है। तो मतलब ये 4 है, इन चारों के 3 3 फॉर्म पॉसिबल है, तो 12 तो यहाँ से निकल आए। अब देखिए जो नीचे है लिरा और लिरी, आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक तरीके से एक इसमें प्लुत की फॉर्म आ रही है, एक रस्व है। जैसे बोल रहा हूँ ये वाला क्या है, ये रस्व है, और ये क्या है, प्लुत है, ठीक है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि या तो इसकी केवल प्लुत पॉसिबल होती है, या प्लुत या रस्व दोनों पॉसिबल होती हैं। जब केवल प्लुत पॉसिबल होगी तब यहाँ पे 1 काउंट नहीं करी जाएगी, और जब इसकी प्लुत और रस्व दोनों पॉसिबल होंगी तब इसकी 2 काउंटिंग करी जाएगी। तो वेरिएशन जो होता है वो यहाँ पर आता है लिरी से। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि वेरिएशन है, वेरिएशन कहाँ से आता है, अब ध्यान रखेंगे इस लिरी से वेरिएशन आता है। इस लिरी की कभी ओनली प्लुत पॉसिबल होती है तब इसको 1 गिना जाता है, जाहिर सी बात है। और जब इसकी प्लुत और रस्व दोनों पॉसिबल होंगी तब इसको 2 गिना जाता है। कांस्टेंट नहीं है, कभी इस फॉर्म में भी आ जाता है, ये कभी इस फॉर्म में भी आ जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन कभी C12 में आता है, कभी C14 में आता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी किसी में आ सकता है, कभी किसी में आ सकता है। वो बात अलग है कि C12 ज्यादा मिलता है। उसी तरीके से आप इधर कह सकते हैं कि कभी प्लुत में आ रहा है, कभी रस्व में आ रहा है, ठीक है, जिस कारण कभी 1 का नंबर आ रहा है, कभी 2 नंबर आ रहा है। और इसी की वजह से यहाँ पर वेरिएशन आ जाता है 21 या 22, और इसी की वजह से ऊपर 63 या 64 में वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन किस वजह से आ रहा है, लिरिक की वजह से, क्योंकि कभी ये केवल प्लुत में आ रहा है और कभी प्लुत और रस्व दोनों में आ रहा है। मतलब प्लुत तो आएगा ही आएगा, प्लुत तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लुत तो आएगा ही आएगा। कभी प्लुत अकेला आ रहा है, कभी प्लुत और रस्व दोनों फॉर्म पॉसिबल हो पा रही हैं। अगला है ए ओ आई औ। तो 4 है, 4 इनकी 2 फॉर्म पॉसिबल होती हैं, इनका रस्व नहीं होता, इनका रस्व नहीं होता, ध्यान रखेंगे रस्व नहीं होता। इनका दीर्घ पॉसिबल है और इनका प्लुत पॉसिबल है। तो ध्यान रखिए, देखिए याद करना पड़ेगा ये आपको। मैंने बता दी रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है, चीजें सिंपलीफाई कर दी। तो मैंने बताया कि टोटल 63 या 64 वर्ण होते हैं। फिर बात करी कि इसके अंदर स्वर कितने हैं और बचे हुए कितने हैं। तो स्वर कितने होते हैं, 22 या 21। अब 21 या 22 हैं, तो अगर 64 से 22 निकाल दूं तो 42 बचेंगे शेष वर्ण। अब आगे जाकर के हम उन शेष वर्णों को पढ़ेंगे जिनके अंदर व्यंजन आ जाएंगे, जिनके अंदर क्या कहते हैं विसर्ग वाले, अर्ध विसर्ग वाले, ऊष्म वर्ण, मतलब जितने भी ऊपर हमने पढ़े थे। लाइक आप देख रहे होंगे, हमने 2 स्पृष्ट पढ़ा था, यम पढ़ा था, हमने उपद मानिए, जिब्बा मूलिए, अर्ध विसर्ग, विसर्ग, अनुस्वार पढ़े थे। ये सब नीचे उसी के अंदर आ जाएंगे, जैसा अभी हम देखेंगे। फिलहाल बात हमने स्वर की करी। स्वर मैंने आपको बहुत इजी कर दिया कि 21 वाइस होते हैं। 21 वाइस कैसे होते हैं, इसके अंदर 3 ग्रुप करे, आ ई उ री। अब आपका ये पहला ग्रुप था, मैंने बताया था, इसके अंदर चारों की 3 फॉर्म पॉसिबल होती है, रस्व भी पॉसिबल होता है, दीर्घ भी पॉसिबल होता है, प्लुत भी पॉसिबल होता है। तो मैंने 4 यानी ये 1 2 3 4 है, चारों की 3 फॉर्म पॉसिबल, इसमें 4 3 या 12 कर दिया। नीचे लेरी के लिए मैंने बताया कि या तो इसकी केवल प्लुत पॉसिबल होती है, प्लुत और रस्व दोनों पॉसिबल होती है। जब केवल प्लुत पॉसिबल होगी, केवल प्लुत इसके साथ आएगी तो इसकी संख्या 1 होगी। जब इसके साथ प्लुत और रस्व दोनों आएगी तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करी ए ओ आई औ की। तो मैंने बताया कि ये चारों हैं, इनकी केवल 2 2 फॉर्म पॉसिबल होती है, इनका रस्व नहीं होता, दीर्घ और प्लुत होता है, जिस कारण 4 into 2 करा। तो इसको आप जोड़ेंगे 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 1 या 2 करोगे तो 21 या 22 कोई भी हो सकता है। डिपेंड करेगा लिरिक के ऊपर कि लिरिक अकेला आ रहा है प्लुत को लेकर के या प्लुत और रस्व दोनों को लेकर के आ रहा है। अब देखिए मैंने बात करी 22 वर्ण की, अब बात करेंगे 42। तो 42 में आपके 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, एक अनुस्वार होता है, 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं, एक विसर्ग है, 4 यम है,
एक जिह्वा मूलीय, एक उपधमानीय और एक दोषपृष्ठ। ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि संख्या आप यहाँ से याद कर लेंगे। मैंने बताया था कि ये तीनों क्या होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श। ये क्या होते हैं, व्यंजन। और इस तरीके से इनकी संख्या क्या हो जाती थी, 33। अगर आपको याद हो तो ये सारी बात मैं बता चुका हूँ कि स्पर्श 25 होते थे, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं, ये सब बात हो चुकी है। अनुसार 1 है, विसर्ग 1 है, और क्या कहते हैं, दोषपृष्ठ 1 है, जिह्वा मूली 1 है, उपधमानी 1 है, यम 4 है बस। तो सीधा पाएंगे नीचे। अब कह रहा है जो वर्ण है, वर्ण है जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण विदाउट नासिका, मतलब जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, देखिए कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, आप बोलकर देखिएगा आपकी नाक से उस टाइम वायु निकलती है, मतलब आपके नॉस्ट्रिल्स भी उस टाइम यूज में आते हैं। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए, जिनको बोलने के लिए आप लोगों को अपने नॉस्ट्रिल्स का, आपके क्या कहते हैं जो नोज है उसका प्रयोग करना पड़ता है, उसका आपको सहारा लेना पड़ता है। जबकि कुछ वर्ण या कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए आपको अपनी नाक का या मतलब नॉस्ट्रिल्स का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन वर्णों में आपको अपनी नॉस्ट्रिल्स का सहारा लेना पड़े, डेट इज द अनुनासिक, डेट इज द अनुनासिक। लिख भी रहा है मुख से और नासिका से बोले जाने वाले। अगला है अनानुनासिक। अनुनासिक में कह रहा है वर्णों का मौलिक रूप, मतलब इसमें आपको नासिका वगैरह की आवश्यकता नहीं है, ये वर्णों का मौलिक रूप है, नेचुरल रूप है। जबकि अनुनासिक जिसमें नाक और मुख की आपको आवश्यकता पड़ रही है। तो कुछ अक्षर दिए गए हैं, देखिए जिसके ऊपर जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी हो, जिसका श्रृंगार हो रहा हो, वो है अनुनासिक। जाहिर सी बात है, बस सिंपल यही तरीका है इनको पहचानने का, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी हो वो अनुनासिक है। अनुनासिक जो अनुनासिक है इसके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं होती। अगर आप इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे तो ये अनुनासिक में परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने लिखा कि कोई वर्ण से या है, वा है, ला है, इनकी दो फॉर्म पॉसिबल होती है, 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से सबकी दो दो फॉर्म पॉसिबल होंगी। जिसके ऊपर चंदा बिंदु है ये होगा अनुनासिक, और जिसके ऊपर चंदा बिंदु नहीं होगा ये होगा अन अनुनासिक। अन अनुनासिक दो लाइन में से लिख रहा हूं जिससे आप इनको प्रोनाउंसिएट कर पाओ, इनको पहचान पाओ कि जिसके ऊपर चंदा बिंदु है अनुनासिक है, जिसके ऊपर चंदा बिंदु नहीं है अन अनुनासिक है। अब जो अनुनासिक है, जो अनानुनासिक है, पहचानने का तरीका बताया मैंने आपको, चंदा बिंदी से आप पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर परिभाषा की बात करें तो अनुनासिक जिसको बोलने के लिए, इसके उच्चारण के लिए आपको नासिका की और मुख की सहायता लेनी पड़े, जबकि अनानुनासिक में जो वर्ण होते हैं उनका मौलिक रूप ही वही होता है, उनको बोलने के लिए आपको नासिका और मुख की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए स्वर इनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। मैंने बताया स्वर की सबसे पहले तीन फॉर्म में देखिए, एक होती है ह्रस्व, एक होती है दीर्घ, एक होती है प्लुत। फिर इनके तीन होते हैं, एक होता है उद्दांत, अनुदांत, स्वरित। अभी देखेंगे आगे जाकर के इनके फिर अगेन टू पार्ट होते हैं। 1 2 1 2 का मतलब है अनानुनासिक अनुनासिक, अनानुनासिक अनुनासिक, अनानुनासिक अनुनासिक। इस तरीके से इनकी फॉर्म होती है। तो आप देख रहे होंगे इनकी कितनी फॉर्म हुई, अगर आप देखेंगे तो 18 फॉर्म्स होती हैं, 18। ये तीन, तीन की दो, तीन की तीन। तो जैसे मैंने बोला कि स्वर की सबसे पहले तीन ब्रांच हुई, तो तीन लिखूंगा, तीन। फिर इन तीन की अगेन तीन हुई तो दोबारा थ्री का मल्टीप्लाई करूंगा। भैया जाहिर सी बात है, अगर ये रस्व है तो इस तरीके से दीर्घ है, उस तरीके से प्लुत है। जिस तरीके की ब्रांचिंग रस के अंदर हो रही है उसी तरीके की ब्रांचिंग दीर्घ के अंदर है, और उसी तरीके की ब्रांचिंग प्लुत के अंदर है। यानी इन तीनों के अंदर जो ब्रांचिंग है एक जैसी है। जब ब्रांचिंग एक जैसी है तो नंबर भी एक जैसे होंगे। तो मैंने क्या करा, रस दीर्घ प्लुत तीन थे स्वर के पार्ट, तो मैंने तीन लिखा। फिर इनके अंदर तीन तीन चाहिए तो तीन और लिखा। फिर इनके अंदर क्या है, दो और हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। तो दो का मल्टीप्लाई और करूंगा तो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा 18। तो इस तरीके से स्वर की संख्या 18 हो जाती है। तो यही लिख भी रहा है कि टोटल 18 है। अब 18 किसके अंदर होगा, जिसके अंदर रस्व भी है, जिसके अंदर दीर्घ भी है, जिसके अंदर प्लुत भी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर अगर किसी की दीर्घ पॉसिबल नहीं है, अगर किसी की दीर्घ पॉसिबल नहीं है, जैसे आपने देखा भी था, ठीक है, अभी एग्जाम्पल में ऊपर बताऊंगा, अभी क्या कहते हैं, फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए, अगर किसी की दीर्घ फॉर्म पॉसिबल नहीं है तो ये क्रॉस लगा दीजिए। तो फिर वहां पर 18 नहीं होगा, वहां 18 में से एक ब्रांच चली गई। जब 18 में से एक ब्रांच चली गई, तीन में से एक ब्रांच चली गई, तो डिवाइड बाई 3 कर दो ना, डिवाइड बाई 3। तो एक ब्रांच की वैल्यू 6 है, एक ब्रांच की वैल्यू 6 है। तो अगर मेरे पास से एक ब्रांच चली गई तो 18 माइनस 6, समझिए मेरी बात को। एक राजा है, उसके पास तीन रियासतें हैं, तीन मतलब किंगडम है, तीन महल है। उस तीन महल में से एक महल कब्जा लिया शत्रु ने, तो उसकी 1/3 पावर कम हो गई। यानी क्या कर रहा हूँ, 18 माइनस 18 1/3, यानी जो इसकी टोटल पावर है, टोटल में से इसकी टोटल पावर 1/3 घटेगी। तो कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। सिंपल, ये कितना हुआ, 6, 18 माइनस 6 12 आ जाएगा। यानी अब इसके लिए कितनी बची, 12 बची। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर एक ब्रांच मैंने काट दी तो इसकी पावर 6 से कम हो जाएगी, बस इतना। क्योंकि एक ब्रांच की पावर 6 है। तो बस यही है कि आ ई उ मैंने बताया था, इन चारों की तीन फॉर्म पॉसिबल थी।
लिख रहा है ना ऊपर। इन चारों की 3 पॉसिबिलिटी, तो इनका ह्रस्व भी है, दीर्घ भी, प्लुत भी है। अगर इनका ह्रस्व है तो 6 के लिए ह्रस्व लिख दिया, दीर्घ के लिए 6 लिख दिया, प्लुत के लिए 6 लिख दिया, तो टोटल यहाँ पर 18 हो गई। लेकिन लेरी के लिए मैंने बताया था कि इसका दीर्घ पॉसिबल नहीं होता, इसका ह्रस्व होता है, प्लुत होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आएगा, 6 यहाँ से कट जाएगा। और जो नीचे के चार थे ए ओ आई औ, इसका ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व 0 होता है, तो ह्रस्व की 6 घट जाएगा, दीर्घ और प्लुत में 6 आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 इसका हो जाएगा। तो 18 सिर्फ किसका है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ 18 इन चारों का 18 होता है, बाकी इन सबका 12 वैल्यू होती है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अगर आ जाता है स्वरों के भेदों की संख्या पूछने का तरीका, तो आपसे पूछेगा आ कितने होते हैं, तो आप सीधे लिख देंगे 18। जैसे होती है आ कितना है, 18। आ वर्ण कितनी है, 18 ही लिखेंगे, 18। आकार, देखिए कार का मतलब होता है, आपको क्या कहते हैं, सिंपल आंसर दे देना वर्ण के रूप में, तो सिंपल 18। फिर अत, ता मतलब तत्काल, ता मतलब तत्काल, तो अत का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली 6, क्योंकि तत्काल मतलब बेसिकली अगर इसमें ना अत, तो ता मतलब क्या बताया मैंने, तत्काल, इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंट। तो ता से पहले क्या लग रहा है आ, और दैट इज द रस्वा, दैट इज द रस्वा, रस की फॉर्म कितनी होती है, 6। फिर अगला है आत, आत मतलब इसका मतलब भी इंस्टेंट, तो ता से पहले क्या लिख रहा है, बड़ा मतलब दीर्घ, दीर्घ कितनी होती है, 6। फिर है प्लुता लग रहा है, तो प्लुता के लिए भी 6 होती है। मतलब इस तरीके से आपको फॉर्म पहचानने को आए तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। कोई समस्या हो, अगर आपको हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप पर क्लासेस लेनी हो, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं सारे सब्जेक्ट्स की, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा ही नंबर है। बाकी टेक केयर, मिलते हैं लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। आपके कमेंट एक मोटिवेशन की तरह कार्य करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, आप लोग के साथ खेलने में, आप लोग को समझाने में, आप लोग के साथ एंजॉय करने में। बाकी आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई समस्या करे तो बिल्कुल आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उस पर भी वीडियो लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का इतने ही रखते हैं, इससे अगले का अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर।